नमस्ते बच्चों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपके सामने नए चैप्टर के साथ नई यूनिट के साथ में उपस्थित हूँ। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि जो आपको चैप्टर नंबर 10 कराया गया है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को आपने सही तरीके से समझा होगा। साथ ही इसमें जो दिए गए आंशिक प्रश्न थे उनको भी ध्यान से समझा होगा। ठीक है, चैप्टर की पीडीएफ आपको भेज दी गई थी। आशा करता हूँ सभी बच्चों ने काम भी पूरा कर लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कक्षा 10 पाठ 12। कौन सा पाठ? 12। अब दिमाग में आपके ये आया होगा कि पाठ 12 कैसे आ गया। 10 के बाद तो पाठ 11 आता है और वो 11 भी आपको क्या है, भौतिक विज्ञान का ही एक भाग है, तो क्यों छुटवा दिया। तो बच्चों कोविड-19 को देखते हुए आपके सिलेबस से कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है, जिसमें आपका 30% सिलेबस कम किया गया है। उस सिलेबस के अंदर आपका पाठ 11 भी है। कौन सा है पाठ? मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आपको इसे नहीं समझाया जा रहा। ठीक है, तो आप पाठ 11 को करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में वो नहीं आएगा। पाठ 12 आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए पाठ 12 आपको कराया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे 1 बाय 1 मैं टॉपिक लिखता जाऊंगा और आपको समझाता चला जाऊंगा। सभी बच्चे इन टॉपिक्स को ध्यान से समझें। बाद में जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 10 पाठ 12 विद्युत का भाग 1। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर का नाम है आपका विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत, यहाँ पे धारा भी लिख सकते हैं आप, विद्युत धारा है। अभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपका चैप्टर है ये एक नई यूनिट के साथ में स्टार्ट हो रहा है। देखो बच्चे, इससे पहले यूनिट थी आपकी प्रकाश, जिसे आप बोल देते हो लाइट। ठीक है, जो आपका ये भाग 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसे मैंने कहा सेकंड यूनिट, ये आपकी विद्युत धारा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और आप लोग सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हमारा कोई भी कार्य आज के टाइम में संभव नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है, और इससे को हम आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके से लाइट को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सारी चीज पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे घरों के अंदर धारा प्रवाहित होती है या लाइट प्रवाहित होती है, जिसके द्वारा हमारे उपकरण चालू होते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं पाठ 12 विद्युत धारा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमें यह पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो लाइट है, वो कहाँ कहाँ प्रवाहित हो सकती है और कहाँ कहाँ प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में 2 पॉइंट होते हैं, चालक और अचालक। क्या होते हैं? चालक और अचालक। चालक नंबर 1, नंबर 2 अचालक। और साथ ही इसमें एक नंबर 3 और आ जाता है, जिसे कह देते हैं अर्धचालक। क्या कह देते हैं? अर्धचालक। तो बच्चों मैं इसमें लिखाऊंगा कुछ नहीं, केवल आपको 1 बाय 1 टॉपिक समझाऊंगा। तो मैं सभी टॉपिक्स को समझाता चला जाऊंगा और आप इन्हें समझते चले जाएंगे। बाद में इनके नोट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं चालक। चालक क्या होता है? देखिए, जो चालक होता है, अगर हम ये कहेंगे, चालक की दूसरी भाषा में आप सुचालक भी कह देते हो। क्या कह देते हो? सुचालक, चालक। इसे तो आपने अचालक कह दिया। सुचालक का मतलब आप नॉर्मली भाषा में ये कह सकते हैं कि वह क्रिया जो हमारे अनुसार कार्य करे, उसे हम क्या कहेंगे? सुचालक। ठीक है, और अचालक किसे कहेंगे? वह क्रिया जो हमारे अनुसार कार्य नहीं करे, अर्थात जो हमारा विरोध करती है। विरोध का मतलब तो आप जानते ही हो, उसे हम क्या कह देंगे? अचालक। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विज्ञान की, और विज्ञान में किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की, धारा की। तो यहाँ पर हमारा चालक से मतलब क्या है? देखो बच्चों, चालक क्या कहेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर? वह कोई भी पदार्थ जिनके अंदर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हो जाता है,
उन्हें हम क्या कहते हैं? सुचालक या चालक पदार्थ कहते हैं। अब बात आ रही है कि सर आपने आवेश का नाम लिया, काय का नाम लिया? आवेश, आवेश का नाम लिया। ये आवेश क्या होता है बच्चों? आवेश जो होता है हमारे द्वारा जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश या जितना बल एक तरह से लगता है, उस बल को ही हम क्या कहते हैं? आवेश। या ये कह सकते हैं यदि हमारे परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो वो धारा आवेश के कारण ही प्रवाहित होती है। यदि परिपथ के अंदर आपका आवेश ना होगा तो आपकी धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो चालक पदार्थ हम किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनके अंदर धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उन पदार्थों को हम चालक कहते हैं। तो अब आपको यह पता लग गया जहां जहां धारा प्रवाहित हो रही है या जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है वो सब क्या कहलाएगा? आपका धारा चालक कहलाएगा। अब हम किन किन पदार्थों को ऐसा मान सकते हैं कि जिनके अंदर चालक धारा प्रवाहित होती है? तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं आपके घरों के अंदर जो तार प्रयोग किए जाते हैं, उन तारों के अंदर धारा प्रवाहित होती है या आवेश प्रवाहित होता है, तभी जाकर आप अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित किसी भी कार्य को कर पाते हो या नहीं करते हो। तो वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके विद्युत के चालक पदार्थ कहलाते हैं, जिसके अंदर आपकी सभी धातुएं आती हैं। धातु मतलब चाहे तो आप लोहा ले लो, तांबा ले लो, पीतल ले लो, सिल्वर ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, ये सभी क्या कहलाती हैं? आपकी धातुएं। तो चालक पदार्थ के अंदर सभी धातुएं, सभी धातु, तो सभी धातु क्या होती है? आपकी विद्युत की चालक होती है। इसके बाद आप पृथ्वी भी कह सकते हो, मानव शरीर भी कह सकते हो, गीली लकड़ी भी कह सकते हो। अर्थात कहने का मतलब यह है जहां जहां आपकी नमी होती है धातुओं को छोड़कर, वहां सभी इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रवाहित होती है। आपको लगाया ना कभी करंट लग जाता है, बाई चांस करंट लग जाता है, तो करंट लगने का मेन कारण क्या होता है? करंट लगने का कारण यही होता है कि जो धारा होती है आपके शरीर के अंदर प्रवाहित हो जाती है, या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपके शरीर के अंदर प्रवाहित हो जाती है। और प्रवाहित क्यों होती है? क्योंकि जो आपका शरीर है वो विद्युत का चालक होता है, इसलिए आपके शरीर के अंदर धारा प्रवाहित हो जाती है। तो चालक पदार्थ मैं समझता हूं सभी बच्चों ने समझ लिया होगा और एग्जाम्पल भी आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम किसकी तरफ? अचालक पदार्थ की तरफ। तो शायद आप समझ गए होंगे चालक जब वे पदार्थ है जिनके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तो अचालक वे पदार्थ होंगे जिनके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती। सही पकड़ाया आपने, अचालक वही पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती। तो वे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती या वे पदार्थ जिनके अंदर आवेश प्रवाहित नहीं होता, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं। तो इसके आप एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं। जैसा कांच है, कांच के अंदर आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। सूखी लकड़ी है, उसके अंदर आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। मोम है, उसके अंदर आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। रबड़ है, उसके अंदर आपकी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये सभी पदार्थ आपके क्या कहलाते हैं? विद्युत के अचालक कहलाते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे होंगे बच्चे सभी मेरी बात। अचालक पदार्थ किसे कहते हैं? जहां जहां विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वहां पर आपके सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचालक। शायद आपने कभी सुना भी हो या किसी ने आपको बताया भी हो कि जब कभी बाई चांस ऐसा होता, भगवान ना किसी के साथ ऐसा करे कि लाइट पकड़ लेती है, तो आपको सलाह दी जाती है कि कभी भी आपको अपने हाथ से उसे नहीं छुटाना चाहिए। एक सूखी लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए, उसके माध्यम से उसे हमें हटाना चाहिए। तो सूखी लकड़ी का प्रयोग क्यों करते हैं? सूखी लकड़ी का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो सूखी लकड़ी होती है विद्युत की अचालक होती है, मतलब सूखी लकड़ी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? उसे अचालक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्धचालक पदार्थ। तो बच्चों अर्धचालक पदार्थ हम किसे कहते हैं? अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती, लेकिन अगर उनके अंदर कुछ अपद्रव्य मिला दिए जाए तो वे चालक पदार्थ बन जाते हैं। मतलब कहने का यह है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रारंभिक अवस्था में तो अचालक होते हैं, लेकिन जब उनके अंदर क्या कुछ अपद्रव्य पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं? चालक बन जाते हैं।
तो ऐसे पदार्थ जो प्रारंभिक अवस्था में अचालक होते हैं और यदि उनके बीच अंदर कुछ अपद्रव्य पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो वे पदार्थ चालक बन जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम कह देते हैं क्या? अर्धचालक पदार्थ। इसके भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपका जर्मेनियम और ले सकते हैं सिलिकॉन। तो बच्चों ये ऐसे पदार्थ हैं जो प्रारंभिक अवस्था में तो क्या होते हैं? प्रारंभिक अवस्था में अचालक होते हैं, लेकिन जब उनके अंदर कुछ अपद्रव्य मिला दिए जाते हैं तो यही पदार्थ आपके क्या बन जाते हैं? चालक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट मैं समझता हूँ क्लियर हो गए होंगे कि चालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं और अचालक किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका विद्युत ऊर्जा के स्रोत। विद्युत ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्युत ऊर्जा के स्रोत। विद्युत ऊर्जा के स्रोत। विद्युत ऊर्जा के स्रोत तो समझ में आ रहा है? विद्युत ऊर्जा के स्रोत, सबसे पहली बात तो बात करेंगे हम स्रोत की। स्रोत होता क्या है बच्चों? जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब किसी न किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वो कार्य संपन्न होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं अपनी या मैं बात करता हूं आपकी, आपके पास में किताब है, वो क्या है? पढ़ने का आपका माध्यम है जिसके द्वारा आप पढ़ रहे हो, या मैं क्या हूं? आपका माध्यम हूं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। तो वह कोई भी माध्यम जिसके द्वारा आप किसी भी कार्य को पूरा करते हो वो कार्य क्या कहलाता है? आपके लिए स्रोत बन जाता है। उसी प्रकार आप अपने दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हो। उस विद्युत ऊर्जा को आप कहां से प्रयोग करते हो, कहां से आप प्राप्त करते हो, उन सभी को आप क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा का स्रोत कहेंगे। बात समझ में आ रही है? जहां से भी आप ऊर्जा प्राप्त करोगे, जिन माध्यमों से आप इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके विद्युत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। इनमें आप कुछ मैं बता रहा हूं, जैसे नंबर 1 है आपका जल, जिसे आप क्या कह देते हैं? पानी है। तो सबसे अधिक मात्रा में अगर आप जानते हो विद्युत ऊर्जा आपकी लाइट के द्वारा किसके द्वारा बनाई जाती है? पानी के द्वारा। तो पानी क्या हुआ? आपका विद्युत ऊर्जा का स्रोत हुआ। बच्चों कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आपका कहीं से हाथ या पैर कुछ कट पिट जाता है और आप पानी खींचते हो या समरसेबल से पानी प्राप्त करते हो तो हल्का सा आपको करंट का अनुभव होता है। तो जो पानी होता है, पानी विद्युत ऊर्जा या विद्युत को बनाने का एक माध्यम होता है, या विद्युत को बनाने का एक क्या होता है? स्रोत होता है। ठीक है, जिसके द्वारा आपकी लाइट प्राप्त की जाती है। इसके बाद आप कह सकते हैं पवन ऊर्जा। नंबर 2 पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा कैसे हो गई भाई? ऊर्जा तो जहां से आपका दाब लग रहा है या जहां से भी आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो सभी क्या कहलाएगी? आपकी ऊर्जा कहलाएगी। पवन क्या होती है आपकी? पवन आपकी वायु होती है। क्या होती है? वायु होती है। तो वायु को आपको ऊपर धकेल नहीं डालती। आप जानते हो वायु तो इतनी तेज होती है, इतना बल होता है वायु के अंदर, अच्छे बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर एक तरफ फेंक देती है। तो इसके द्वारा हम कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? आपने पवन चक्की का नाम सुना होगा। तो जो पवन चक्की होती है वायु के द्वारा वो घूमती है, और जब भी वायु के द्वारा घूमती है तो उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार से पवन के द्वारा भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका लिख सकते हैं आप सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा तो कोई बता सकता है सौर ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? आई होप किसी न किसी बच्चे को तो जरूर पता होगा कि सौर ऊर्जा क्या होती है। हाँ जी, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है उसे आप सौर ऊर्जा कहते हैं। तो इस सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के द्वारा भी आप विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सोलर पैनल का नाम सुना होगा या सोलर कुकर का नाम सुना होगा। ये ऐसे यंत्र होते हैं जो सूर्य के प्रकाश द्वारा विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले के ऊपर जो लाइटें लगी हुई हैं उनके ऊपर एक बॉक्स रखा होता है, कोई तार नहीं जुड़ा रहता, कुछ भी नहीं जुड़ा रहता, कहीं से उसमें लाइट प्रवाहित नहीं होती, तो वो जो होते हैं आपके सौर ऊर्जा के द्वारा चलते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ऐसे माध्यमों को ले सकते हैं कि जिनके द्वारा आपकी इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। ये 3 माध्यम है। जो आपके घरों से निकलने वाला कूड़ा है उसके द्वारा भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हो। जो कोयला होता है कोयले के द्वारा भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनेकों ऐसे माध्यम है जहां से हम विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं और अपने प्रयोग में लाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं जितना मैंने आज आपको समझाया इसको आपने बड़े ध्यान से समझ लिया होगा। आने वाले भाग में हम इससे आगे जो आपके टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे। एक तरह से ये क्या था आज का जो टॉपिक था, जो ये पहला भाग है, एक तरह से आपका क्या है, आपका जो चैप्टर विद्युत धारा है उसका एक तरह से इंट्रोडक्शन है, एक तरह से उसका परिचय है। तो मैं समझता हूँ सभी बच्चों ने मेरी बात को ध्यान से समझा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आने वाले वीडियो में मिलते हैं।